नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम केयर्स निधि से डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्सी केयर प्रणाली की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज की प्रोत्साहन आधारित स्कीम को मंजूरी दी। देश में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने का फैसला किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, भारतीय नौसेना विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी से निपटने में नागरिक प्राधिकरणों की मदद कर रही है। इस्पात मंत्रालय ने कहा, इस्पात संयंत्रों ने अब तक 4,686 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 15 लोगों की मौत। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बात की। समाचार प्रभात में चंद्रशेखर शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि सरकार कोविड की रोकथाम में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति पर पूरी सक्रियता से निगरानी रख रही है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे उत्पादन बढ़ाने और जरूरी मदद उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं के नियमित संपर्क में हैं। श्री मोदी को इन दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के मौजूदा उत्पादन और भंडार के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि रेमडेसिविर सहित सभी दवाओं का उत्पादन पिछले कुछ सप्ताहों में बढ़ा दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का औषधि क्षेत्र बहुत ही सक्षम और सक्रिय है और सरकार के लगातार सहयोग समन्वय से सभी दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति का भी जायजा लिया। इस पर गौर किया गया कि कोविड महामारी की पहली लहर के चरम के दौरान आपूर्ति की तुलना में इस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति 3 गुना से भी अधिक है। प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन रेलगाड़ियों और भारतीय वायुसेना के विमानों से इसकी परिवहन स्थिति की भी जानकारी दी गई। श्री मोदी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद और देश में स्थापित किए जा रहे पीएसए संयंत्रों के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को समयबद्ध रूप से वेंटिलेटर के संचालन तथा निर्माताओं की मदद से तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। पीएम केयर्स निधि से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ से विकसित ऑक्सी केयर प्रणाली की 1,50,000 यूनिट की खरीद की मंजूरी दी गई है। इस खरीद पर 322 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ऑक्सी केयर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल यानी SpO2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो रोगियों को दिए जा रहे ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है। इस स्वीकृत राशि से 1 लाख मानव संचालित और 50,000 स्वचालित ऑक्सी केयर सिस्टम तथा मास्क खरीदे जा रहे हैं। ऑक्सी केयर सिस्टम का उपयोग घरों, पृथकवास केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है। ऑक्सी केयर SpO2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है जो रोगियों को दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित रखती है। इसके तहत 1 लाख मैनुअल और 50,000 ऑटोमेटिक ऑक्सी केयर सिस्टम के साथ नॉन रीब्रीदर मास्क भी खरीदे जा रहे हैं। ऑक्सी केयर सिस्टम SpO2 लेवल पर आधारित पूरक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में जाने से बचाता है। हाइपोक्सिया की स्थिति मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। इस प्रणाली का विकास DRDO की बेंगलुरु स्थित रक्षा जैव अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला DEBEL ने किया है। ये प्रणाली अत्याधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निरंतर तैनात सैनिकों के लिए विकसित की गई है। स्वदेश विकसित ये प्रणाली व्यवहारिक और अत्याधिक उपयोगी है। इसे कोविड मरीजों के उपचार के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली के 2 रूप हैं। इसके बेसिक रूप में 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, फ्लो कंट्रोलर, ह्यूमिडिफायर और नासल कैन्यूला शामिल है। ऑक्सीजन का प्रवाह SpO2 रीडिंग के आधार पर मैन्युअली नियंत्रित किया जाता है। दूसरे रूप
यूरोप में ऑक्सीजन सिलेंडर का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। इसमें कम दाब वाले रेगुलेटर और SpO2 प्रोब के जरिए ऑक्सीजन का प्रवाह ऑटोमेटिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत ऊर्जा भंडारण की उन्नत प्रौद्योगिकी एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज के लिए 18,100 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि इस कदम का उद्देश्य ACC के 50 गीगावाट आवर और निकेत ACC के 5 गीगावाट आवर की निर्माण क्षमता हासिल करना है। ये बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा एक 18,100 करोड़ रुपए इंसेंटिव की योजना मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का टारगेट है कि वहां तक उत्पादन भारत में बढ़ेगा आने वाले चंद सालों में और आगे ये उत्पादन बढ़ता जाएगा जरूरत के अनुसार। इसमें 45,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट फॉरेन एज वेल एज इंडियन होगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे 3 व्हीलर 4 व्हीलर और भारी वाहनों को लाभ होगा तथा विद्युत चालित गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत 20,000 करोड़ रुपए के बैटरी स्टोरेज उपकरण का आयात कर रहा है। इस योजना से देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। देश में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 95,98,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली डोज और 65 लाख से अधिक कर्मियों को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 42 लाख अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली डोज जबकि 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 17,72,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें से 9,38,000 को पहली डोज और 8,33,000 को टीके की दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 4,17,000 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 34,66,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए राज्य में रहने का कोई भी प्रमाण पर्याप्त और मान्य होगा। सरकार ने अपने नवीनतम आदेश में कहा है कि कोरोना रोधी टीके के लिए आधार कार्ड और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। राज्य में अब किराया एग्रीमेंट, बिजली का बिल, बैंक पासबुक या नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाकर टीका लगवाया जा सकता है। इससे पहले कोविड टीके के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य था। मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर में ऑपरेशन थिएटर्स के साथ ब्लैक फंगल संक्रमण की उपचार इकाइयां शुरू की जाएंगी। प्रत्येक इकाई में इस संक्रमण के इलाज के लिए 10 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में अभी तक 50 मरीजों में इस तरह का फंगल संक्रमण मिला है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगल बीमारी के इलाज के लिए प्रत्येक यूनिट में 10 बेड होंगे। इन इकाइयों में 4 विभागों ENT, नेत्र विज्ञान, चिकित्सा और न्यूरोलॉजी के डॉक्टरों की एक टीम काम करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक में कहा, काले फंगल संक्रमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण के प्रारंभिक चरण में उपचार आसान है। सरकार गरीब मरीजों को इनके इलाज में सहयोग करेगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि काले फंगल संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिकी चिकित्सकों से भी सलाह ली जा रही है। राज्य सरकार काली फंगल संक्रमण के खिलाफ निवारक रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें डॉक्टरों द्वारा कोविड रोगियों में स्टेरॉइड के उपयोग, रोग के प्राथमिक संकेतों की पहचान करने के लिए रोगियों को शिक्षित करना जैसे उपाय शामिल हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की पहचान के लिए जांच सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के सभी 14 नगर निगम क्षेत्रों में आज से रैपिड एंटीजन जांच सुविधा शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सुविधा सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए 49 जांच केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन जांच की जाएगी। इसके अलावा राज्य के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भी कल से RT-PCR जांच के लिए वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है। इसे मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय प्रयोगशालाओं में RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान करने और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में आसानी होगी। राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए रोजाना औसतन 60,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जा रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
झारखंड में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लागू प्रतिबंध 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। झारखंड में पिछले 3 सप्ताह से लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पालन के परिणाम स्वरूप कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला टूटती नजर आ रही है और पिछले 10 दिनों में संक्रमण की दर में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.85% पहुंच गई है। अंतर राज्य और राज्य अंतर्गत सभी बसों का परिचालन 16 मई से प्रतिबंधित रहेगा। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। शादियों में सिर्फ 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। शादियां सिर्फ कोर्ट या घर में ही हो सकेंगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कोविड महामारी से निपटने की अपील की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन की सफलता के लिए सभी बिहारवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। लॉकडाउन शुरू करने से कोरोना मरीज की संख्या में कमी आना शुरू हो गया है। मेरी आप सबसे अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। बिहार में अब तक 85,23,328 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। गुजरात में अब तक 5,78,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 15,264 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 80.94% हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 11,017 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक 2,795 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि सूरत में 781 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में कल कोविड-19 से 102 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 8,731 हो गई है। राज्य में इस वक्त 1,27,483 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 804 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 1,87,724 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इनमें से टीके की दूसरी खुराक लेने वाले लोगों की संख्या 90,000 से अधिक थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में विशेष कोविड अस्पताल के रूप में पंजीकृत निजी अस्पतालों में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस निर्णय से लगभग 9,29,000 लाभार्थियों को फायदा होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 9,29,000 परिवार जो हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने समाज के कुछ वर्गों का उनकी ड्यूटी के आधार पर प्राथमिकता से टीकाकरण करने का निर्णय भी लिया है। इनमें HRT बसों व निजी बसों के ड्राइवर व कंडक्टर, पेट्रोल पंप संचालक, PDS दुकानों के धारक, कोविड ड्यूटी में लगे अध्यापक, बैंक व वित्तीय सेवाओं के स्टाफ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति स्टाफ, केमिस्ट और लोकमित्र केंद्रों के संचालक भी शामिल हैं। इस बीच राज्य सरकार को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए कल शाम 1,07,620 वैक्सीन की खुराकें प्राप्त हुई हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान इस महीने की 17 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसके लिए लोगों को कोविन ऐप में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तमिलनाडु में 30,000 से अधिक लोगों में कल कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,72,000 से ज्यादा लोगों का उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में कोविड संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आंध्र प्रदेश में कोविड के कल 21,452 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 19,095 लोग स्वस्थ हुए और उन्हें राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस समय 1,97,370 लोगों का उपचार चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम केयर्स निधि से DRDO द्वारा विकसित ऑक्सीकेयर प्रणाली की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज की प्रोत्साहन आधारित स्कीम को मंजूरी दी। देश में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने का फैसला किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, भारतीय नौसेना विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी से निपटने में नागरिक प्राधिकरणों की मदद कर रही है। इस्पात मंत्रालय ने कहा, इस्पात संयंत्रों ने अब तक 4,686 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 15 लोगों की मौत। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना विभिन्न राज्यों में कोरोना संकट से निपटने में नागरिक प्राधिकरणों की मदद कर रही है। भारतीय नौसेना कर्मियों और पूर्व कर्मियों को अपने संदेश में एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि ये संकट आजादी के बाद देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि नौसेना ने 111 आईसीयू बिस्तर और 450 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की है। कोविड अस्पतालों में 200 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। सेकेंड वेव में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत वी हैव ब्रॉट नियरली 21 कंटेनर्स ईच ऑफ 20 मीट्रिक टन कैपेसिटी, आउट ऑफ विच 13 जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से फिल्ड है। तो हमारा कमिटमेंट है कि 3,000 मीट्रिक टन हम लेके एज पार्ट ऑफ मेडिकल सपोर्ट टू सिविलियन एजेंसीज। नेवल हॉस्पिटल में 111 आईसीयू बेड्स सिविल यूज के लिए किए गए। हमने करीब 450 बेड्स की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर ली है। जो पैंडेमिक है अभी वो रूरल एरियाज में स्प्रेड हो रहा है, तो उनको हमारा हेल्प चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि जो आउटलाइन यूनिट्स हमारे नेवल यूनिट्स हैं, दे शुड अडॉप्ट विलेज और उनको असिस्टेंस रेंडर करना चाहिए जैसे आयरन चिपकाने की। देश के इस्पात संयंत्रों ने अब तक 4,686 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। इस्पात मंत्रालय ने कहा कि स्टील उद्योग कोविड संकट के इस दौर में देश की सेवा के लिए एकजुट है। देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर लगभग 9,500 टन प्रतिदिन हो गया है, जो स्थापित क्षमता के लगभग 130% के उपयोग की क्षमता को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस्पात संयंत्रों के आसपास 8,100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस महीने यानी मई से सितंबर 2021 तक 6 चरणों में जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2021-22 के पहले चरण की तारीख 17 से 21 मई तक होगी और जारी करने की तारीख 25 मई होगी। इसी क्रम में छठी सीरीज के लिए सदस्यता की तारीख 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होगी और इसे 7 सितंबर को जारी किया जाएगा। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 8 जिलों में 15 लोगों के मारे जाने के और 9 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकट परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों के निःशुल्क उपचार के भी निर्देश दिए हैं। लद्दाख में लेह से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कुनग्याम गांव बसा है। इस गांव के लोग आजीविका के लिए खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। आकाशवाणी लेह अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रस्तुत है कुनग्याम गांव से हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। कुनग्याम गांव चंगतंग इलाके का छोटा सा गांव होने के बावजूद ये गांव खास है। फैला हुआ चंगतंग इलाके का ये पहला रेवेन्यू गांव है जो कि अब दुर्बुक और न्योमा ब्लॉक बन चुका है। इस गांव के लोग समाचार या अन्य चहीता लद्दाखी प्रोग्राम सुनने के लिए हर वक्त रेडियो सुनना पसंद करते हैं। इस बारे में टाशी पलदन ने हमें बताया। खबर भी सुनता हूँ, सारा प्रोग्राम मतलब रेडियो में जो भी हम खोल के दुनिया का तो सारा मिल जाए। फिर भी लद्दाख की प्रोग्राम सुनना बहुत जरूरत है क्योंकि इसमें बूढ़ा बूढ़ी बहुत बेपरी पढ़ा लिखा वाला काम है, तो
ज्यादातर जो है लद्दाख की न्यूज सुनना, लद्दाख की प्रोग्राम है वो सुनता है, वो जरूरी है यहाँ, ताकि हमारे गाँव वालों को पता चल जाता है क्या होता है, क्या हो रहा है। अगर रेडियो नहीं सुनेगा तो फिर मुश्किल है। गाँव वासियों ने क्युंगम जैसे गाँव जो दूर दराज और अंदर जाकर बसते हैं, उन्होंने अच्छे प्रोग्राम सुनने के लिए अच्छे रेडियो सिग्नल का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ क्युंगम गांव से मैं दिस्कत डोलमा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही तनाव खत्म होगा। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को इजरायली प्रधानमंत्री से हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि जल्द ही ये संघर्ष समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि हजारों रॉकेट हमलों के बीच स्वयं की सुरक्षा करना इजरायल का अधिकार था। इस सप्ताह संघर्ष की शुरुआत होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार इस मामले में कोई टिप्पणी की है। व्हाइट हाउस के अनुसार श्री नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान श्री बाइडेन ने हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के रॉकेट हमलों की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल की सुरक्षा के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये इजरायल का वैध अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा करे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष में अब तक 65 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल ने इजरायल में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। अरब सागर में 16 मई को चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। मौसम विभाग के मुंबई कार्यालय ने कहा कि 14 मई के आसपास दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके 16 मई तक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मछुआरों को शुक्रवार तक तटों पर लौटने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 14 से 16 मई के बीच दक्षिणी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। राजधानी में दिन के समय गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। जम्मू में आज बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर में भी गरज के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेह में बादल छाए रहेंगे। तापमान 5 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गरज के साथ वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और हाल में कई शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण पर उपकुलपति से बातचीत की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन को टीकाकरण अभियान पर सहायता का भरोसा दिलाया। विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कर्मचारियों और उनके परिजनों से कोविड रोधी टीका लगाने का अनुरोध किया है। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर कोविड महामारी से निपटने के विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है। उन्होंने सभी उपलब्ध स्रोतों से वैक्सीन खरीदने और तुरंत देश भर में निःशुल्क टीकाकरण शुरू करने की मांग की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर।
और चंद्रशेखर अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। ऑक्सीजन और दवा पर मंथन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने पीएमओ के हवाले से लिखा है, ऑक्सीजन आपूर्ति और दवा उत्पादन में तेजी। नवभारत टाइम्स के अनुसार विदेशी सहायता तेजी से राज्यों तक पहुंचाई जा रही है। वैश्विक मदद शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, कोरोना से जंग में मिला सहयोग, 9,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 6,000 वेंटिलेटर पहुंचे। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का यह बयान सचित्र प्रकाशित किया है। मई जून में 17 करोड़ टीकों का उत्पादन। बकौल दैनिक जागरण, जून से मिलेगी ज्यादा वैक्सीन। पत्र यह भी लिखता है, कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल पूरा। अमर उजाला की पहली खबर है, राज्यों को मिलेगी ब्लैक फंगस की भी दवा, सीधे अस्पताल तक पहुंचाएगा प्रशासन। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को दिया निर्देश, निजी अस्पतालों की फीस की सीमा तय करें। राष्ट्रीय सहारा में है। हिन्दुस्तान ने प्रतिष्ठित विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील का यह बयान दिया है, कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ी, जुलाई तक खत्म हो सकती है। हरिभूमि की सुर्खी है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में मरीजों को तनाव दूर करने के लिए 30 स्ट्रेस काउंसलर नियुक्त। जनसत्ता की यह खबर ध्यान खींचती है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत, औद्योगिक उत्पादन में उछाल, महंगाई दर में आई कमी। महामारी का असर दिखाते हुए दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, अप्रैल में ईंधन की खपत 9.4% घटी। पश्चिम बंगाल में हिंसा वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसत्ता ने इसे पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान के मुख्य पृष्ठ की खबर है, टीजीटी समेत 7,250 पदों पर भर्ती होगी। डीएसएसएसबी ने विज्ञप्ति जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अमरीकी समकक्ष जनरल जेम्स से टेलीफोन पर हुई बातचीत का समाचार वीर अर्जुन में है। अमरीका से गूगल पे यूजर्स भारत भेज सकेंगे पैसे, हरिभूमि के बॉक्स में है। पंजाब केसरी लिखता है, नेपाल कांग्रेस अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार सुएज नहर को और गहरा तथा चौड़ा करेगा मिस्र। जनसत्ता के खेल पन्ने की सुर्खी है, सिंगापुर ओपन रद्द होने से साइना और श्रीकांत की टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें लगभग खत्म। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम केयर्स निधि से डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्सी केयर प्रणाली की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के प्रोत्साहन आधारित स्कीम को मंजूरी दी। देश में अब तक 17 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने का फैसला किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, भारतीय नौसेना विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी से निपटने में नागरिक प्राधिकरणों की मदद कर रही है। इस्पात मंत्रालय ने कहा, इस्पात संयंत्रों ने अब तक 4,686 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 15 लोगों की मौत। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।